राजू भाई, बताएं अब। सर सबसे पहले तो आपको मैं थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी बुक्स हमने बहुत पढ़ी और सोशल मीडिया जो बुक है आपकी उससे हमने इम्प्रूवमेंट भी किया अपनी फाइलों। तो सबसे पहले सर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके 2-3 क्वेश्चन मेरे माइंड में हैं, पूछिए ना। और उनका मैंने बहुत अच्छे अच्छे लीडरों से भी उनका जवाब मांगा, अपने अपलाइनों से, लेकिन संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला। मैं कोशिश करूंगा जी। सबसे पहला मेरा ये सवाल है सर आपसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो व्यक्ति काम करते हैं, ठीक है, पूरी मेहनत से करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो एक पार्ट तो हो गया नेटवर्क मार्केटिंग का और एक पार्ट हो गया ट्रेडिशनल मार्केट का। ओके, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिशनल मार्केट में भी नेटवर्क बनाना पड़ता है। हाँ, ट्रेडिशनल मार्केट में भी हमें अपने जो फ्रेंचाइजर है उनको भी हमें करना पड़ता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमें नेटवर्क बनाना पड़ता है। ठीक है। तो सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन था कि लोग फिर जो नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं, ठीक है, वो अपना पूरा बेस्ट देते हैं, सारी चीजें बहुत बढ़िया रहती हैं। तो इसमें सवाल ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले व्यक्ति जितने भी हैं वो लोग ट्रेडिशनल मार्केट को गलत क्यों बोलते हैं? और बड़े बड़े मैंने लोगों को देखा जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो कहते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट बहुत बेकार है, उसमें समय ज्यादा लगेगा, पैसे उतने जल्दी नहीं कमा पाएंगे। लेकिन मेरा जो अनुभव है, जहां मैं मिला हूं लोगों से, तो ट्रेडिशनल मार्केट में भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। हाँ, जॉब में भी कमाते हैं। ठीक है, जॉब का तो मैं खैर नहीं कहूंगा सर, हाँ। लेकिन मैं ट्रेडिशनल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। और जितने भी हम एग्जाम्पल देते हैं अपनी टीम को बढ़ाने के लिए, चाहे रतन टाटा जी हुए, चाहे टाटा बिरला, जो भी मुकेश अंबानी वगैरह जो, हाँ। तो उन्होंने कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया था? जैसे हम अगर लर्निंग स्टेज पे करें तो बिजनेस स्कूल बुक को, रिच डैड पुअर डैड को हम ऑफर करते हैं लोगों को, तो उन्होंने भी कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया। उनके पिताजी भी सरकारी अफसर थे उन्होंने। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम उन लोगों का उदाहरण क्यों देते हैं जिन लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है? ये मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है सर। ये गलत है, बंद होना चाहिए। और किसी समय में किसी ने ना राजू एक बात पकड़ ली, बोलनी शुरू कर दी, और वो चलती चली आई और किसी ने सवाल नहीं उठाया जैसा आज आप उठा रहे हैं। यस यस। और जीवन का असूल है, अगर आप और मैं, तो हम ये मानते हैं कि हर काम अच्छा है। yes. हर काम अपने हिसाब से, हर इंसान अपने हिसाब से अपने अपने काम में अच्छा है, राइट। और किसी को नीचा दिखा के आप ऊपर नहीं उठ सकते हैं। yes. आप अपने आप को बेहतर साबित करके ऊपर उठ सकते हैं। तो ये किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक ऐसा, मैं बोलूंगा, झूठ या एक खराब या एक गलत सी बात थी, धारणा थी, जो कुछ 2, 4, 5, 6 लोगों ने बोलनी शुरू कर दी। और नेटवर्क मार्केटिंग में ना अभी भी जो लोग हैं ना, वो ऊपर वालों की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, अपलायंस की, सीनियर लीडर्स की, और जितना प्यार, मान सम्मान, पांव छूना, उन्हें भगवान का दर्जा देना, ये डायरेक्ट सेलिंग में आज है, दुनिया में किसी और बिजनेस में ऐसा नहीं है। yes. और क्योंकि वो ऊपर से बात कही गई है, इसीलिए वो नीचे लोग फॉलो करते चले गए। तो आपके इस बातचीत के माध्यम से राजू भाई, मैं ये बोलना चाहूंगा सारे टॉप लीडर्स को भी, और इस समय जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, आप अपनी बात करिए और दिल से अपनी बात आगे सामने वाले के सामने रखिए। आप डेस्परेट मत हो जाइए और दुनिया की हर चीज को खराब बोलना मत शुरू करिए। इससे सामने वाला आदमी आपके साथ जुड़ेगा भी नहीं, और अगर जुड़ा या नहीं जुड़ा, इस बिजनेस के बारे में अच्छी छवि लेके कभी नहीं जाएगा। तो ये सब बातें करना बंद कर दीजिए, ये हो गई पुरानी बातें, और कहीं ना कहीं से तो बदलाव की शुरुआत होगी ना। तो आज आप लोग शुरुआत करें। चलिए, ये बहुत अच्छा आपका जवाब रहा। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था सर कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में किसी के सामने बैठते हैं, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग और अदर बिजनेस को जब कंपैरिजन करके हम लोग बेस्ट बताने की कोशिश करते हैं, तो हमें जाना माना उदाहरण लेते हैं। जैसे आप ले लीजिए कोई भी कोक या ड्रिंक ले लीजिए, जिसको हम कहते हैं कि इनका प्रचार जो है, मतलब शाहरुख खान करता है, हाँ। ये चीज करता है, हाँ। ये चीज करते हैं, तो इसलिए उन चीजों पे आप भरोसा ना करें। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि व्यक्ति यूज करता है, फिर उसको रेफर करता है। हाँ। ठीक है, तो वो चीजें बहुत बढ़िया है। लेकिन अब ये क्या मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो बॉलीवुड स्टारों को अपनी कंपनी में
प्रेजेंट करके बिजनेस को उठा रही हैं, ठीक है। जो एक तरफ तो गुटखे का ऐड कर रहा है, या फिर किसी बैटरी का ऐड कर रहा है, या फिर किसी चीज का ऐड कर रहा है, लेकिन वो खुद इस्तेमाल उसको नहीं करता। हम एक जगह तो बताते हैं कि इनकी एडवर्टाइजमेंट को मतलब देखने पे भरोसा ना करें और आप रियलिटी पे उतरो। और वहीं पे दूसरी तरफ कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो उन लोगों को ही एज ए ब्रांड एम्बेसडर बना के उतार रही हैं, उन लोगों को ही एक अच्छी छवि दिखा के बिजनेस को ग्रोथ कर रही है। तो वहां पे एक सिंपल बंदा भी ये कह सकता है कि सर यहाँ पे भी तो प्रचार यही लोग कर रहे हैं जो टीवी में कर रहे हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ। यहाँ पे भी प्रचार यही लोग कर रहे हैं जो टीवी में कर रहे हैं, और एक तरफ तो हम कह रहे हैं टीवी वाले बेकार है, तो आपके भी तो प्रोडक्ट फिर कहाँ अच्छे हुए उस हिसाब से? आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में भी कंपनियों ने ब्रांड एम्बेसडर्स लेने शुरू कर दिए हैं। हाँ, बल्कि ब्रांड एम्बेसडर मेरे हिसाब से जो नेटवर्क मार्केटिंग से जन्मे हैं उन लोगों को ही क्यों नहीं लिया जाता, लाइक आपको ही क्यों नहीं लिया जाता। मैं ये कह रहा हूं, मैं कोई कंपनी लॉन्च कर रहा हूं तो मैं बॉलीवुड की तरफ क्यों जा रहा हूं, मैं आपकी तरफ क्यों नहीं जा रहा हूं? इसका मुझे ये बताइए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए इसके लिए? देखिए, किसी भी ब्रांड एम्बेसडर को लेना यस आज से नहीं, जब से मार्केट में प्रोडक्ट्स आए हैं तब से प्रोडक्ट्स की प्रमोशन और मार्केटिंग शुरू है, राइट। और ब्रांड एम्बेसडर को क्यों लिया जाता है? ब्रांड एम्बेसडर को इसलिए लिया जाता है क्योंकि लोग उसको जानते हैं, यस, राइट। और जो चीज उसके साथ में जुड़ती है धीरे धीरे लोग उसको भी जानने लगते हैं। और आप और मैं, हम ये सवाल कर सकते हैं कि आप उस आदमी की, जो आदमी आज कोल्ड ड्रिंक का प्रचार कर रहा होगा, शायद वो कोल्ड ड्रिंक पीता भी नहीं होगा, तभी वो उस लेवल पे पहुंच गया, शायद तभी उसकी हेल्थ इतनी अच्छी है कि वो ये ब्रांड एम्बेसडर बनने लायक बन पाया जीवन में, राइट। लेकिन वो कर रहा है, ये मार्केटिंग का प्रूवन मॉडल है जो कई सालों से और कई सदियों से चलता आया है। इसको पावर ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, राइट। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कुछ एक कंपनियां शायद इसलिए कर लेती हैं कि नई है, उन्हें अभी कोई जानता नहीं है और इस फेज को ले लेंगे तो शायद और बेहतर हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का प्योर मॉडल देखें, यस, उस मॉडल को जब से लॉन्च किया गया तब से आज तक हमेशा उस मॉडल में ये बात बोली गई है, डायरेक्ट सेलर खुद ही अपनी कंपनी का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है, राइट। तो हम तो ये मानते हैं कि फिर अगर आपको ये लेना पड़ गया तो फिर वो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा तो आपके डायरेक्ट सेलर्स को ही भुगतना पड़ेगा ना। वही तो मार्जिन था जो आपने अपने डायरेक्ट सेलर्स को बांटना था, यस, राइट। तो मुझे नहीं सच में मालूम, मेरे हिसाब से अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के कोर प्रिंसिपल पूछेंगे तो ये उसके अगेंस्ट है जो ये किया जाता है। जी, हाँ। मेरा लास्ट क्वेश्चन सर आपसे ये था, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था बजाज सर, तब मुझे ग्राफ दिखाया गया था। उस ग्राफ में क्या दिखाया था कि आप कंज्यूमर हो और ये मैन्युफैक्चरिंग है। आपको जो चीज आज 100 रुपए में मिल रही है, कंपनी से वो लगभग 40 रुपए की चली होगी, 40 की चली आपको 100 में मिल रही है। बीच का जो पैसा है उसमें होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर ये सब आ गए, और लगभग 50% पैसा एडवर्टाइजमेंट में चला गया, ठीक है। लेकिन आप अगर फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पे आप कंज्यूमर हो, ये मैन्युफैक्चरिंग है। कंपनी कहती है कि जो मैं 40 रुपए का बना रही हूं वो मैं अब आपको 50 रुपए का दूंगी, यानी कंपनी ने अपना प्रॉफिट रख लिया। और कंज्यूमर को जो चीज 100 रुपए में मिल रही थी अब वो 90 रुपए में मिलेगी, यानी कंज्यूमर का भी फायदा हो गया। बीच का जितना भी पैसा है आप लोग इसका प्रचार करिए, ये आप लोगों में बांट दिया जाएगा। सिर्फ ये मुझे सिखाया गया था और मैंने ये सीखा। लेकिन जब मैं इस लाइन में उतरा तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि जो ट्रेडिशनल मार्केट में फॉर एग्जांपल 20 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, हाँ, उस 20 रुपए के प्रोडक्ट में और क्वालिटी के प्रोडक्ट में होलसेलर भी है, रिटेलर भी है, कस्टमर भी है, सारी चीजें हैं, और वो चीज उपभोक्ता तक 20 रुपए में नेट प्रॉफिट के पहुंच रही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ, फिर ऐसा क्या चीज हो जाती है कि वही प्रोडक्ट आपको वही क्वालिटी का 200 रुपए में बेचना पड़ रहा है,
उस हिसाब से अगर कंपनी से जुड़े हैं तो जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा वो बटना चाहिए, लेकिन वो प्राइसिंग इतनी हाई क्यों कर दी जाती है सर? अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि हमारे पास में तो मार्जिन इतना ही है, यस, और अगर हमें टीम को देना है तो फिर ये प्राइस तो हमें पे करना ही पड़ेगा अगर हमारे को इस पूरे चैनल के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो। यस, हाँ, ठीक है। तो फिर बात यहाँ पे आती है कि ये बात फिर कैसे हम लोग कह सकते हैं कि सीधा आप फैक्ट्री से आप तक माल पहुंच रहा है, जबकि वो माल तो हमें ऑलरेडी सस्ता मिल रहा है मार्केट में। देखिए, ये ना तब तक चल सकता था जब तक कंज्यूमर अवेयर नहीं था, यस, और डिस्ट्रीब्यूटर अवेयर नहीं था, यस, और इस बात का बहुत सालों तक लाभ फायदा उठाया गया है, यस, कि एक डायरेक्ट सेलर एक भोला सा इंसान है, उसको जो बोलोगे वो मान लेगा जी, और वो भी मान लेता था बेचारा, जी, राइट, और वो चल पड़ता था। लेकिन उस समय में ई कॉमर्स नहीं था, यस, राइट। आपके घर पे कोई आप 10 मिनट में आज की डेट में सामान घर पे पहुंचता है। इतने Yes. में आप और मैं बातचीत करेंगे ना, अगर मेरे यहाँ पे एक पेन खत्म हो गया तो Yes. 10 मिनट के अंदर में गुड़गांव में जेप्टो और ब्लिंकिट वाले लोग मेरे को 10 मिनट में सामान देते हैं। बिल्कुल, जब चीजें उस तरह से हो रही है ना, ये जो आप और मैं बात कर रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं 10-15 साल पुरानी, यस, राइट। 10-15 साल में दुनिया बदल गई, डायरेक्ट सेलर्स नहीं बदले। यस, बिल्कुल राइट। और ये इस इंडस्ट्री की बदनसीबी बोल लीजिए। इस इंडस्ट्री में जो लोग ऊपर बैठे हैं ना, वो इतने इनसिक्योर हैं, इतने घबराते हैं और इतने डरते हैं वो लोग कि हम मतलब वो बदलाव की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, और सिर्फ जो पुराने लोग हैं ना, उन्हीं लोगों के साथ में थोड़ा बहुत घुमा फिरा के काम करते चले जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले ई कॉमर्स था ही नहीं, 15 साल पहले। यस, लोगों के पास सामान सीधा फैक्ट्री से कस्टमर तक आएगा, इसका सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही एक जरिया था। इस समय में आप इंस्टाग्राम पे रोज एक ऐड देखते हैं, कोई अपनी टी शर्ट बेच रहा है डायरेक्ट, यस, कोई अपने परफ्यूम बेच रहा है डायरेक्ट, और वो वही कर रहा है जो डायरेक्ट सेलिंग वाले करते थे। जी, तो मेरी सलाह ये है, अगर आपके प्रोडक्ट के प्राइस हाई हैं और कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी आप नहीं देंगे, यस, जो पुराने लोग आपके साथ जुड़े हैं, जिनके पास आपके साथ रहने के अलावा कोई चारा नहीं है, वो तो मजबूरी में कर सकते हैं। यस, लेकिन जो नई लेयर है और जो नए लोग हैं जो आपसे सवाल करेंगे ना, उस समय आप अपने प्रोडक्ट की हाई कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, और वो लोग यहाँ दूसरी जगहों पे जाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है, शायद कुछ कंपनीज इस पे तुरंत एक्शन लेंगी और वो इस बात को नोट करेंगी और गौर करेंगी कि वैल्यू फॉर मनी अगर कंज्यूमर को नहीं दी जाएगी तो फिर कंज्यूमर आपके महंगे प्रोडक्ट्स को छोड़ेगा और कहीं दूसरी जगह पे जाएगा। ये आप ऐसा मानिए राजू भाई, वेकअप कॉल जैसी है, जी, जी, जैसे ये एक बदलाव की जरूरत है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में हम आज भी वहां नहीं पहुंच पाए जहां हमें 2024-25 में होना चाहिए था। इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ यही है, आज भी यहाँ की जो डायरेक्टर, जहां पे जो टॉप लोग जो काम कर रहे हैं ना इस इंडस्ट्री में, वो 2000, 2005, 2003 की मानसिकता से काम कर रहे हैं। देश बहुत आगे बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन ये इंडस्ट्री बदलाव के अंदर में बहुत पीछे रह जा रही है। और ये सारी बातें जो आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इन बातों को कोई बात कर नहीं रहा है। आज करेंगे तो बहुत बढ़िया रह जाएंगे, और कोई तो होगा जो आज ये बात सुनेगा, इन बातों पे अमल करेगा, अपने डायरेक्ट सेलर्स को नई दिशा देगा, अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग ठीक करेगा, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज करेगा, और वो लोग आप देखिएगा 2-3 साल के अंदर में बहुत आगे पहुंच जाएंगे। और जो कंपनियां ओवर प्राइसिंग करके पुराने मॉडल पे बेच रही हैं, आप देखिएगा वो बड़ी कंपनी कितनी भी बड़ी हो, उसको पीछे आना ही है, ये तय है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और मैं दिल से ये चीज बता रहा हूँ कि जो सवाल मुझे पूछने थे, जो जवाब मुझे लोगों से जानने थे, उन्होंने क्या है कि उसको एक तरफा सोच से मुझे उनका आंसर किया था। लेकिन आपने जो चीजें कही हैं, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। और मैं चाहूंगा कि जितने भी व्यूवर इस लाइव को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे दीपक सर ने बताया कि आप जो है, आप खुद उस चीज को वैल्यू करिए, मार्केट को ऑब्जर्व करिए कि जिस प्रोडक्ट पे आप काम करना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपके पहले आपको सस्ता लगना चाहिए। आपको सस्ता लगेगा तभी आप बेच पाएंगे। जब आप ही को महंगा लग रहा है तो आप ऑब्वियसली उसको नहीं बेच पाएंगे। बाकी लास्ट में मैं सर से
इसको कैसे हम लोग और आगे बढ़िया करके जा सकते हैं, बढ़िया आगे अपने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके जा सकते हैं। तो कोई भी 2-3 पॉइंट ऐसे हम दीपक सर के माध्यम से जानेंगे और उसको हम अप्लाई करेंगे सर। देखिए, वैसे तो आपने सारी बातें राजू भाई कवर कर ली, मैं आपको बस 2-3 चीजें जल्दी से बताता हूँ। मेरा मार्केट का अनुभव आपको बता रहा हूँ। Yes. डायरेक्ट सेलिंग की 2 बड़ी एडवांटेज हुआ करती थी और आज भी है। नंबर 1, हमारे पास कमाल का प्रोडक्ट है जो हम डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं। यस। और नंबर 2, आप पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम करने का इससे शानदार और कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल। ये दोनों बातें सच थी, सच है, Yes. सच रहेंगी। राइट? लेकिन इन दोनों बातों में कंपटीशन आ गया। यस। जब ये बातें लिखी गई थी, मैं 2007 में आया था डायरेक्ट सेलिंग में। उस समय अमेजोन नहीं था जी। फ्लिपकार्ट नहीं होता था, सोशल मीडिया था ही नहीं। जैसे ओरकुट करके एक सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म आया था, वो स्मार्टफोन थे नहीं, हमने नोकिया वोकिया के और मोटोरोला के फोनों पे काम शुरू किया है। तो लेकिन उस समय में प्रोडक्ट को कस्टमर तक फैक्ट्री से डायरेक्ट लेके आने के लिए सिर्फ एक माध्यम उपलब्ध था, वो था हमारी वाली डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। आज डायरेक्ट सेलिंग के अलावा ई कॉमर्स बोल के एक बड़ी कमाल की चीज अब मार्केट में आ गई है। Yes. फैक्ट्री में सामान बनता है और वो कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचता है, और वो डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया का यूज करते हैं, एड्स चलाते हैं, कस्टमर तक पहुंचते हैं। Yes. राइट? तो अब आप अकेले नहीं हैं, आप उस मार्केट में अब आपके अलावा 3-4 और खिलाड़ी आ गए। यस। ठीक है। अब पहले एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए आपके पास में एक ही साधन होता था, यही डायरेक्ट सेलिंग। उस समय में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट्स की हिंदुस्तान में अवेयरनेस उतनी नहीं थी जितनी आज है। तो आज की डेट में लोग साइड हसल के नाम पे स्टॉक ट्रेडिंग कर ले रहे हैं। यस। साइड हसल के नाम पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बेच के कमीशन कमा ले रहे हैं। यस। रियल एस्टेट के अंदर भी ऐसे मॉडल्स आने लगे हैं जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। कमा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग पहले नहीं थी, आज उपलब्ध हो गई है। जिस काम में भी आप अच्छे हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के वहां से भी एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं और अपनी नौकरी के साथ साथ महीने का 20-50 हजार कमा सकते हैं। तो आपकी जो दोनों एडवांटेज हैं, मैं फिर से बोलता हूं, पहले भी थी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। लेकिन आज की डेट में जो कंपटीशन है ना, वो आपका सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से नहीं है, ई कॉमर्स से, सोशल मीडिया से, डिजिटल मार्केटिंग से, एफिलिएट मार्केटिंग से और दुनिया भर की तमाम और बहुत सारी चीजों से आपका कंपटीशन है, जो आज से पहले नहीं था। जब कंपटीशन बढ़ता है तो इंडस्ट्री ग्रो करती है, और इंडस्ट्री ग्रो करती है तो कंज्यूमर का फायदा होता है, और जो सीख के करता है और जो बदलाव के साथ आगे बढ़ता है उसका फायदा होता है। तो पुरानी डायरेक्ट सेलिंग के तरीकों को छोड़िए, पुरानी सोच को छोड़िए। दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है, इसको नए तरीके से मार्केट की जरूरत को समझते हुए अपने आप को तैयार करते हुए करिए। और आप पहले भी कमाल थे, आज भी कमाल हैं, और आप हमेशा कमाल रहेंगे। थैंक यू सर। राइट? थैंक यू सर। वंडरफुल। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो शानदार है। राइट? मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, भगवान आपको बहुत सारी तरक्की दें इस काम में। थैंक यू All the सर, best. आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।